अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन के बारे में है। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी वेलोसिटी उस वक्त पैदा होती है जब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसी तरह अगर आप टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज को कैलकुलेट करें तो देन इट बिकम्स एक्सेलरेशन। तो इस तरह हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए जो ज़रूरी बात हमारे सामने आती है वो यही है कि देयर मस्ट बी सम चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज होनी चाहिए। जब हम वेलोसिटी में चेंज की बात करते हैं तो वेलोसिटी में चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो अगर आप वेलोसिटी में चेंज की बात करें तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकती है, तो तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर किसी जिस्म की मोशन के दौरान उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो तब भी हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में चेंज को आप देखना चाहते हैं तो उसकी चेंज दो तरह से देखी जा सकती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज हो, या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर दोनों के अंदर चेंज हो। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एट ए टाइम दोनों ही चेंज हो रहे हों तो देन भी हम कह सकते हैं कि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, और उसी सूरत में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप किसी कार की एग्जांपल लें तो अगर एक कार जो है वो किसी रोड पे मूव कर रही है और उसकी मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है तो देन हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब कार में एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? क्या एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी में इजाफे का नाम है, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कमी को भी कहते हैं? तो इसके लिए आप कार की मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कार की मोशन को आप ऑब्जर्व करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका एक्सेलरेटर होता है और एक जो है वो ब्रेक होती है। दो पैडल होते हैं कार के अंदर। अगर कोई ऑटोमेटिक कार है तो उसमें जो गियर का क्लच पैडल होता है वो नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ इन दो पेडल्स की बात करते हैं, एक्सेलरेटर की और ब्रेक की, तो एक्सेलरेटर को जब हम प्रेस करते हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब हम ब्रेक्स को प्रेस करते हैं तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो देन भी हम कहेंगे कि देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त भी कोई ना कोई चेंज आती है वेलोसिटी के अंदर, यानी कि वेलोसिटी तब भी चेंज हो रही होती है। तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह से होती है कि या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो और या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर आप कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जो कि v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इन वेलोसिटीज को हम वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह करेंगे। ये फर्स्ट वेलोसिटी का वेक्टर है v1, इसी तरह ये दूसरी वेलोसिटी का वेक्टर है v2। ये वेक्टर इन दोनों वेलोसिटीज में आने वाली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चेंज हम निकालेंगे कैसे? v2 माइनस v1 से। ठीक है, ये किस तरह आता है v2 माइनस v1, इसको भी जरा समझ लें आप। अगर ये पॉइंट O है, इसे आप A का नाम दे दें, इसको B का नाम दे दें। तो अब आप हेड टू टेल रूल को सामने लाएं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक OA को अगर आप फर्स्ट वेक्टर कह लेते हैं, इसी तरह AB को आप सेकंड वेक्टर का नाम दे दें, और ए बी अभी हमारे पास अननोन है, अभी हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि v2 माइनस v1 है। इसके बाद जो ओ बी वेक्टर है, ठीक है, वो हमारा जो है वो
रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे? ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकंड वेक्टर की ये टेल मिली हुई है। नो फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर और जो सेकंड वेक्टर है जिसको हमने ए बी का नाम दिया है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है ओ बी। फर्स्ट वेक्टर को हम जानते हैं कि वो v1 है, सेकंड वेक्टर हमारे लिए अननोन है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको भी हम जानते हैं वो v2 है। अब इस अननोन को आप इधर ही रहने दें, v1 को उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास आएगा v2 माइनस v1। तो फिर इसलिए इस वेक्टर को जिसको हमने ए बी कहा और वो हमारे लिए अननोन है, इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, v2 माइनस v1। यहाँ v2 माइनस v1 एक चेंज को जाहिर कर रहा है, किसमें चेंज को, वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि नेगेटिव साइन जब भी आती है तो या तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं या फिर चेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह v2 माइनस v1 वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी में चेंज होने के लिए कोई ना कोई टाइम यहाँ पास करेगा। जो टाइम इंटरवल यहाँ हम लेंगे वो है डेल्टा टी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज किसी टाइम इंटरवल के लिहाज से हो रही है तो देन इट मींस देयर इज सम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन। तो फिर इस बॉडी में, जिस बॉडी को आपने कंसीडर किया था कि वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2, और ये टाइम जो है वो हम अगर स्मॉल टाइम लें तो डेल्टा टी भी ले सकते हैं। तो डेल्टा टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इट मींस देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी, यानी उसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वो चेंज टाइम के लिहाज से कैलकुलेट करें तो वी विल से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन को हम एवरेज एक्सेलरेशन का नाम देते हैं एंड दिस एवरेज एक्सेलरेशन विल बी v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1 ओवर डेल्टा टी होगा। अब यहां अगर आप v2 माइनस v1 की जगह पे डेल्टा v इस्तेमाल करें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा a average is equal to delta v over delta t. This is the formula of average acceleration. इस फार्मूला से पता चलता है कि एवरेज एक्सेलरेशन असल में है क्या। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय अ स्केलर। v2 is a vector, v1 is also a vector, negative sign shows difference, therefore ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, और डेल्टा टी जो है वो यहाँ पे क्या है, स्केलर है। तो अगर एक वेक्टर स्केलर से डिवाइड होता है तो उसका आंसर जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। Therefore acceleration is also a vector quantity. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, v2 माइनस v1 की डायरेक्शन में। तो अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन के बाद किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो देन उस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी एक लम्हे का जो एक्सेलरेशन है। क्योंकि आप टाइम को, अगर आप डेल्टा टी को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करना शुरू कर दें तो ये इंतहाई छोटे इंटरवल्स में तकसीम होता जाएगा, हत्ता कि इस डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि इट सीम्स टू बी जीरो। इस जीरो के बराबर तो नहीं होगा लेकिन लगेगा कि ये जीरो के बिल्कुल करीब है, इट अप्रोचेस टू जीरो। तो देन मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा v ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो देन दिस एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको AINS इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा।
हमने कहा कि एक्सेलरेशन दो तरह से पैदा होता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती हो तो तब भी एक्सेलरेशन होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो देखेंगे कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में जो होने वाली चेंज है वो इक्वल अमाउंट्स में हो, यानी कि इक्वल इंटरवल्स अगर आप ले लें, टाइम इंटरवल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम इंटरवल लेता हूँ, तो हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद किसी जिस्म की वेलोसिटी में आने वाला चेंज अगर 10 मीटर पर सेकंड है, हर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है, तो देन मैं इसको क्या कहूंगा, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय इक्वल अमाउंट्स in equal intervals of time. Therefore, this acceleration will be called uniform acceleration, या इसे हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहेंगे। अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, और हाउ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। इसकी एग्जांपल के लिए आपको एक कार की एग्जांपल जो है वो गाइडलाइन दे सकती है, और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हमने की है, और इसके बाद हमने बात की है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो समझने वाली सारी बातें हैं वो ये हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, फिर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, और जो लास्ट में जो अहम पॉइंट इसका ये है कि कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। व्हेन डज instantaneous acceleration become equal to average acceleration? This is the most important question in this topic. तो आज के लेक्चर में ये सारी चीजें नोट करें और इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, आपका ये लेक्चर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।